इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसानवाड़ी सुन रहे सभी श्रोताओं को हेमा विश्वकर्मा और सौरभ पटेल की राम राम। स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम किसानवाड़ी की चौपाल में। सौरभ भैया आपको भी हमारी राम राम और आपका भी स्वागत है कार्यक्रम किसानवाड़ी में। राम राम हेमा बहन, आपको भी हमारी राम राम और आपका भी स्वागत है। धन्यवाद भैया। सौरभ भैया, आपने गीत तो सुना ही होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हाँ हाँ हेमा बहन, सुना है ना। हाँ भैया, ये जो हमारी धरती माँ है हमें अनाज के रूप में सोना देती है और इसमें जो है खनिज पदार्थ जो है ढेर मात्रा में भरे हुए हैं। खनिज संपदा इसमें बहुत सारी भरी हुई है और ये धरती हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन की आधारशिला है। बिल्कुल। और ये धरती हमारे लिए खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए आवास देती है। हाँ हेमा बहन, ये मिट्टी हमारी जीवन रक्षक प्रणाली है ना। ये मिट्टी हमारे साथ साथ सूक्ष्म जीवों जंतुओं को भी सहारा देती है। ये मिट्टी केंचुओं, दीमकों और भी असंख्य सूक्ष्म जीवों का घर होती है ना, जो नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। बिल्कुल भैया। और देखिए ना, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में असंख्य जीव जो है रहते हैं और ये जो असंख्य छोटे छोटे जीव हैं वो किसान मित्र होते हैं जो खेती को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। और ये मिट्टी पौधों की जड़ों को सहारा देती है, उनके लिए पानी रोकती है और पोषक तत्वों को भी अपने अंदर संग्रहित करती है। बिल्कुल सही कहा है माँ बहन। और मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना, क्योंकि ये कृषि में उपयोग किए जाने वाले पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है और पोषक तत्वों और पानी के स्रोत भी ये मिट्टी ही है। बिल्कुल भैया। और प्राकृतिक संसाधन के रूप में मिट्टी मानव भोजन की आवश्यकता, ईंधन, फाइबर और चारे के लिए वनस्पति की खेती में सहायता करती है। बिल्कुल करती है हेमा बहन। मिट्टी जो है कार्बनिक पदार्थों, खनिजों, पानी और हवा से बनी है ना। ये फसलों और जंगलों को पोषक तत्व देती है। बिल्कुल भैया। और इस पर ही देखिए हमारी फसलें जो टिकी हुई हैं, जंगल टिके हुए हैं और इन जंगलों से मिलने वाली जो लकड़ियां हैं उनका भी हम प्रयोग करते हैं। और बहुत से वनोत्पाद भी तो मिलते हैं। बिल्कुल भैया। और देखिए ना, इस जंगल में जो है कई जीव जंतु जो है अपना आश्रय भी होता है, उनका घर होता है। बिल्कुल। और ये जो है हमारे पर्यावरण को भी संतुलित करती है। बिल्कुल जी। और संतुलित पोषक तत्व खेती में अच्छा उत्पादन देते हैं। कृषि में पोषक तत्वों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसकी सही जानकारी होने पर ही हम मिट्टी में अनुपस्थित पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा हेमा बहन। और अब बात आती है कि कृषि में पोषक तत्वों की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए कुछ आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जो कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बिल्कुल सौरभ भैया। और इसी से ही जुड़ी है हमारी आज की बात। इसका विषय है खेती में उर्वरकों की उपयोगिता एवं महत्व। और साथ ही होगा हमारा आज मेहमान क्रम, जिसमें हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे ग्राम चनियाकला विकासखंड छिबा के युवा किसान अजय उसेठी जी से उनकी खेतीबाड़ी के अनुभवों पर सौरभ पटेल की भेंटवार्ता। और हेमा बहन, महत्वपूर्ण संदेश तो हम सुनेंगे ही, साथ ही आज गुरुवार है ना, तो होगा हमारा लोक रंजनी क्रम, जिसमें हम सुनवाएंगे हमारे किसान भाइयों बहनों के फरमाइशी लोकगीत और भजन। बिल्कुल भैया। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत लोक रंजनी क्रम से करते हैं। बिल्कुल। हम देख रहे हैं आपके हाथ में ये एक खत आया हुआ है। हाँ, तो ये पहला पत्र जो है हेमा बहन लोक रंजनी क्रम का मैं ले रहा हूँ। ये आया है महादेव घाट अमलेश्वर से और लिखने वाले हमारे श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, सुजला ज्योति और रियांश ठाकुर, है ना। और इन्होंने एक लोकगीत की फरमाइश की है कि हमारे नाम से कोई भी एक लोकगीत सुनवाएं। तो चलिए इनकी फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये लोकगीत। दैयो दैयो दरस हमें आए भवानी माई मोरे अंगना, दैयो दैयो दरस हमें आए भवानी माई मोरे अंगना, माई मोरे अंगना, माई
दैयो दरस हमें आए भवानी माई मोरे अंगना। श्रोताओं, अभी आपने सुना अरविंद सोनी की आवाज़ में ये लोकगीत, और अब इस लोकगीत के बाद समय है हमारी आज की बात से जुड़ने का, जिसका विषय है खेती में उर्वरकों की उपयोगिता एवं महत्व। किसान भाइयों, दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इस जनसंख्या में खाद्यान्न की पूर्ति करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसान दिन रात मेहनत करके इस चुनौती को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और इसके साथ ही इस कार्य में उर्वरक भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ हिमा बहन, खाद्यान्न की पूर्ति में इन उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल। ये उर्वरक पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये पौधों के विकास में भी सहायता करते हैं। हाँ भैया, और किसान भाई देखिए, एक साल में कम से कम 3 से 4 फसलें तो लेते ही बिल्कुल हैं। लेते हैं। तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होना वाजिब ही है। हाँ। और फिर इस मृदा पर कोई नई फसल लगाई जाए तो वे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। इसलिए जरूरी है कि हम फसलों में उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करें। बिल्कुल हेमा बहन, क्योंकि जो हर फसल होती है ना, वो पोषक तत्वों को जमीन से सोखते जाती है ना, और उसी से वो बढ़ती है, विकसित होती है। तो हेमा बहन, यदि हम उर्वरक जो ये उर्वरक होते हैं, वो मृदा में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। जो हम फसलों का जिनसे विकास होता है, तो फसल उनको ले लेती है, और उर्वरक हम डालते हैं तो पोषक तत्व फिर से ज़मीन में पूरे हो जाते हैं ना। इससे पौधों का जो है पूर्ण विकास होता है, और मुख्यतः मृदा में जो होते हैं ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो होते हैं, वो इसके लिए उपयोग किए जाते हैं। बिल्कुल भैया, और उर्वरकों को यदि सही उपयोग किया जाए तो फसल उपज में वृद्धि होती है, जिससे हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उनकी आर्थिक जो है स्थिति मजबूत होगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल बढ़ेगी आय, क्योंकि फसल जो है ज़्यादा होगी, है ना। किसान भाइयों, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए और मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है, ये पहचान कर सही उर्वरक का प्रयोग किया जाए तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको हम बढ़ा सकते हैं, है ना। हाँ भैया, और ये तभी संभव है जब किसान भाई समय समय पर मिट्टी का परीक्षण करवाएंगे। बिल्कुल। और ये बहुत ही अहम बात है कि मिट्टी का परीक्षण करवाएं। किसान भाइयों, मिट्टी का परीक्षण करवाकर आप उसमें जो पोषक तत्व की कमी है उसको जान पाएंगे, और आवश्यक उर्वरकों को उस मिट्टी पर आप दे सकते हैं। बिल्कुल, हम समय समय पर हेमा बहन इसके बारे में बताते भी हैं किसान भाइयों बहनों को कि मिट्टी परीक्षण कराना कितना ज़रूरी है। कई बार हमने उसके उपाय भी बताए हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि कौन से पोषक तत्व हमारी ज़मीन में जो है अधिक हैं और कौन से कम हैं। तो जो अधिक हैं उनको हम ना डालें, और जो कम है उनको हम डालने की कोशिश करें, है ना। किसान भाइयों, संतुलित और आवश्यक पोषक तत्व मिलने पर लगाई गई फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है ना। उसके आकार, रंग, स्वाद और उसके पोषक तत्व जो होते हैं उसमें भी सुधार होता है। बिल्कुल भैया, और हमारे देश में जो है उगाई जाने वाली कई फसलों में हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। अगर हम धान की फसल की बात करें तो उर्वरक के रूप में हम इसमें यूरिया, DAP, MOP, गोबर खाद, हरी खाद का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। इसकी सही मात्रा का उपयोग किया जाना बहुत आवश्यक है। अधिक मात्रा में यूरिया के उपयोग से पौधों में बढ़वार तो होने लगती है, मगर भैया इसमें दाने कम आते हैं। हाँ, उसके दाने जो हैं फसल के वो कम होते हैं, है ना। ऐसे ही बात करें हिमा बहन गेहूं की फसल की, तो इसमें यूरिया, DAP, MOP, जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है ना। और इसमें हमें अधिक नाइट्रोजन देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है हिमा बहन कि इसमें रोग लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। बिल्कुल भैया, और हमारे किसान भाई जो हैं गन्ने में यूरिया, फास्फोरस और पोटाश की संतुलित मात्रा भी देते हैं, है ना। लेकिन अधिक जो यूरिया का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इससे मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है वह कम होने लगती है। हाँ, ज़्यादा यूरिया डालने से क्या होगा कि मिट्टी में जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होगी, और फसल भी उत्पादन कम होगा।
किसान भाइयों, तिलहनी फसलों में एसएसपी, सल्फर, यूरिया, एमओपी का प्रयोग हमें करना चाहिए। दलहनी फसलों में जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम कल्चर, एसएसपी का उपयोग हम कर सकते हैं। यूरिया का उपयोग जो है इन फसलों में हेमा बहन हमें संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये तिलहनी फसलें होती है ये इनकी जड़ों में गांठें होती है ना, हाँ। और नाइट्रोजन को ये खुद बनाती हैं, यानी संग्रहित करती हैं। तो इस वजह से इसमें नाइट्रोजन का जो यूरिया का उपयोग है वो हमें एकदम संतुलित मात्रा में करना चाहिए। बिल्कुल भैया। और सब्जियों की फसलों में एनपीके संतुलित मात्रा में देने चाहिए। इसके अलावा जिंक, बोरॉन, सल्फेट एवं कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों पे जो निर्भरता है हमें ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे जो मिट्टी में फसलें लगी हुई हैं, सब्जियां लगी हुई हैं, उसको खराब होने की इसमें संभावना ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और साथ ही जो ज़्यादा रासायनिक उर्वरक होते हैं वो उनका प्रयोग करने से सब्जियों में भी उनके तत्व जो हैं आ जाते हैं और आजकल उससे काफ़ी बीमारियां भी फैल रही उसका हैं, जो है ना? प्रभाव है हमें अपने स्वास्थ्य पर दिखाई पड़ता है। क्योंकि हम सीधे सब्जियां खाएंगे तो वो उसका जो हानिकारक प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, है ना? तो इसी तरह से मतलब जो हमारे रासायनिक उर्वरकों की जगह हम जैविक उर्वरकों का प्रयोग करके अच्छी और स्वस्थ भोजन हम खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं, है ना? ऐसे ही हेमा बहन मोटे अनाज की जो फसलें होती है ना, जिसमें यूरिया, डीएपी, पोटाश और सूक्ष्म उर्वरकों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अधिक नाइट्रोजन और समान उर्वरकों का यानी एक जैसे ही उर्वरकों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए किसी भी फसल में। जी भैया। और किसान भाइयों, उर्वरकों के उपयोग के साथ साथ हमें इसमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे हम आपको उपयोग के साथ साथ कुछ सावधानियां बताते चल रहे हैं, है ना? जैसे हमने बताया कि यूरिया के अधिक प्रयोग से हमें बचना चाहिए, है ना? इसमें मिट्टी में जो क्या होता है, अम्लता बढ़ने लगती है और बिल्कुल। मिट्टी में जो रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं वे नष्ट होते जाते हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण ये है कि बिना मिट्टी की जांच के उर्वरकों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्या होता है हेमा बहन कि हम अगर कोई उर्वरक खेत में डाल रहे हैं तो हमें ये पता नहीं है, अगर हमने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो उसकी अधिकता या कमी के बारे में हमें पता नहीं है। हो सकता है कि हम जो उर्वरक डाल रहे हैं वो हमारे खेत में पहले से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में है और हम और उर्वरक डाल रहे हैं तो उससे फसल को नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना? फसल में एक ही प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हमने अभी बात की कि एक ही एक उर्वरक नहीं डालना है ना, अलग अलग उर्वरकों की ज़रूरत होती है फसल को भी, है ना? और अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों पर भी हमें निर्भर नहीं रहना है, जैविक उर्वरक डालने हैं। और इससे क्या होता है, मिट्टी की जो जैविक उपयोगिता होती है वो खत्म होने लगती है। जैसे हेमा बहन एक एक उर्वरक हम डालते हैं, जैसे हम भोजन भी करते हैं हम लोग, तो एक ही एक भोजन हम रोज नहीं करते। जैसे दाल चावल ही हम रोज नहीं खाते, है ना? अलग अलग तरह के अलग अलग भोजन की जरूरत है, वैसे और मिट्टी को भी अलग अलग तरीके के रासायनिक पोषक तत्वों की जरूरत ज़रूरत होती है। जैसे हमारे शरीर को है वैसे ही मिट्टी के भी स्वास्थ्य के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत है, तो वो अलग अलग उर्वरकों से ही मिलेंगे, है ना? और भैया एक बात और ध्यान रखने वाली है कि फसल में जो हम उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। बिल्कुल। और संतुलित उर्वरक ऐसे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तीनों ही संतुलित मात्रा में होते हैं। बिल्कुल संतुलित मात्रा में होते हैं, ना इनकी मात्रा अधिक नहीं होती है और कम भी नहीं होती है। बिल्कुल। किसान भाइयों, इसी तरह फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व वाले जो उर्वरक हैं उनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, जिसमें मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल। और सूक्ष्म उर्वरकों का जो प्रयोग है खेती में उसको मिलाकर किया जा सकता है। फोलियर स्प्रे से मिट्टी में छिड़काव करके किया जा सकता है। बिल्कुल। और फर्टिगेशन सिंचाई के साथ भी इनको दिया जा सकता है। इसके अलावा बीजोपचार करके बीजों को बोया जाता है। बिल्कुल। अच्छा हेमा बहन, सूक्ष्म उर्वरकों के उपयोग से जो पौधे की उत्पादकता और गुणवत्ता होती है ना वो भी बढ़ती है। फलों सब्जियों के रंग, स्वाद और पोषक जो भंडारण होता है वो क्षमता भी उसकी बेहतर होती है, यानी बढ़ती है। और अनाज फसलों में रोग लगने से बचते हैं।
बिल्कुल भी। तो जैसे हम कहें हेमा बहन की, अभी हमने जैव उर्वरकों की बात की, तो हम इसमें जैसे हम कई बार बताते हैं जीवामृत के बारे में, है ना। हाँ भैया। तो जीवामृत को जब हम बनाते हैं घर में गौमूत्र गोबर से वो तैयार होता है, तो उसमें सूक्ष्म जीवों का निर्माण हो जाता है, हाँ। सूक्ष्म जीव उसमें पैदा हो जाते हैं। हाँ, जो मिट्टी के लिए बहुत हाँ, ज़रूरी बहुत है। उपयोगी होती हैं। और उनको, उस जीवामृत को हम अगर 200 लीटर बना लें तो वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है उसकी मात्रा। तो हम उसको खेत में फैलाते हैं, जिससे जो जीव है, सूक्ष्म जीव, जो मित्र जीव है, जो फसल के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं, वो जीव जो है पूरे खेत में फैल जाते हैं। तो ये इस तरह से जैव उर्वरकों का प्रयोग हम करके और अपनी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सही कर सकते हैं और उसकी उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ा बढ़ा सकते सकते हैं, है ना। बिल्कुल भैया। तो किसान भैया, ये तो थी हमारी आज की बात, खेती में उर्वरकों की उपयोगिता एवं उसका महत्व। बिल्कुल। और अब समय है मेहमान के क्रम से जुड़ने का। मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं चनिया कला विकासखंड छिंदवाड़ा के युवा किसान अजय उसेटी जी से खेती किसानी के अनुभव पर बातचीत कर रहे हैं सौरभ पटेल। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम में हमारे मेहमान हैं ग्राम चनिया कला विकासखंड छिंदवाड़ा के युवा कृषक श्री अजय उसेटी जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, और सभी किसान भाइयों और हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको राम राम। सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से राम राम। अजय जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके पास कितने एकड़ कृषि भूमि है और उसमें आप कौन कौन सी फसलें लेते हैं। मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है जी। मैं मक्का की फसल लेता हूँ अभी बारिश में। जी। मक्का और तोर की फसल लेता हूँ। जी। रबी की फसल में गेहूँ और चना की फसल लेता हूँ मैं। जी। अजय जी, आपने बताया कि आप खरीफ में मक्के की फसल लेते हैं और रबी के समय आप गेहूं की फसल मुख्य फसल के रूप में लगाते हैं। तो इन फसलों में सिंचाई के लिए आपके पास कौन कौन से साधन हैं। मेरे पास एक कुआं है जी। जिससे स्प्रिंकलर द्वारा, पाइपलाइन द्वारा मैं पानी की बगाई करता हूँ। जी। डांस से नहीं करवाता मैं, स्प्रिंकलर चलते हैं। अच्छा अजय जी, ये बताइए कि स्प्रिंकलर से सिंचाई करने से आपको क्या फ़ायदा होता है। उसमें कम पानी में ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है, इसलिए स्प्रिंकलर से सिंचाई करता हूँ। जी। अजय जी, इसके बाद हमें ये बताइए कि शासन की किन किन योजनाओं का लाभ आप लेते हैं। मैंने कपिल धारिया योजना द्वारा कुआं खुदवाया हूँ, जी। जिसमें शासन द्वारा पैसा मिला मेरे को। जी। उसमें 1,45,000 मिला था। उसके द्वारा शासन द्वारा कुआं खोदा मेरा। जी। और शासनी द्वारा पाइपलाइन दी गई, मोटर पंप और स्प्रिंकलर सेट जो है शासन द्वारा सब्सिडी में दिया गया मेरे को। जी। तो उसके द्वारा सिंचाई के साधन मेरे पास अच्छे पर्याप्त हो गए हैं। जी। अजय जी, क्या आप फसल बीमा कराते हैं। सोसाइटी द्वारा लोन लेते हैं हम। जी। वहीं से खाद वगैरह लेते हैं। जी। तो उसमें हमारा हो जाता है बीमा। जी। तो ये बीमा के बहुत से फ़ायदे हैं। जी। जैसे कोई कारण से फसल में कोई दिक्कत आ जाए, नष्ट हो जाए जी। या ओलावृष्टि हो जाए, जी। तो ये बीमा वाला जो है अपने को पैसे की पूर्ति करते हैं। जी। अजय जी, जैविक खेती के बारे में आपका क्या सोचना है। जैविक खेती से बहुत से लाभ होते हैं। जी। जैसे पैसे की लागत भी कम हो जाती खेत की। जी। मेरे यहाँ पे पशुधन है, तो गाय से उत्पादन होता है, गोबर खाद बनता है। जी। जैविक खेती के लिए मैंने केंचुआ खाद भी बनाया हूँ। जी। केंचुआ खाद से भी काफ़ी उत्पादन होता है खाद का। जी। तो उससे जो है खेत में डालने से काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। जी। जैसे अपन बाहर से जो खाद लेते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है, और अपनी जैविक खेती से जो है बहुत कम लागत में और खेती अच्छी हो जाती है। जी। तो मेरा यही मानना है कि सभी किसान भाइयों को ये सोचना चाहिए कि अपने घर पे ही उत्पादन खाद का हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है, ताकि खेती की लागत जो है बहुत कम आ जाए। जी। तो इससे अपने को थोड़ा सा पैसा भी बच पाएंगे जी। और खेती में लागत भी कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि पशुधन पालने से अपने को दूध भी मिलता है, दूध भी बिकता है। दूध से उत्पादन होने से अच्छा उत्पादन भी होता है, और खेती के साथ जुड़ा हुआ ये कि वो अलग से व्यवसाय है जुड़ा हुआ। जी। तो किसान भाइयों से यही है कि पशुधन पालें, उससे खाद की पूर्ति भी होगी, और दूसरी बात आमदनी किसानों की काफ़ी मात्रा में बढ़ेगी। जी।
तो अपनी घर की आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। जी। अजय जी, क्या आप छिंदवाड़ा आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनते हैं और उनसे आपको कितनी मदद मिलती है कृषि संबंधी कार्यों में? हाँ, मैं छिंदवाड़ा आकाशवाणी कार्यक्रम सुनता हूँ रेगुलर। उससे बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं जो कि कृषि संबंधित रहती हैं। जी उससे काफ़ी उत्पादन में मदद मिलती है जी और बहुत से कीटनाशक दवाइयों के विषय में भी काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं, जी जिससे किसान भाइयों को काफ़ी मदद मिलती है। जैसे इल्ली प्रकोप अभी बढ़ा था, जी आकाशवाणी कार्यक्रम में काफ़ी उसके विषय में बताया गया था। जी तो किसान भाइयों को सब चीज़ की जानकारी मिलने से पहले से मतलब तैयारी हो जाती है। जी तो ये आकाशवाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा है और इसे हर किसान को सुनना चाहिए। जी इससे जो है मदद मिलती है काफ़ी। तो इससे कृषि संबंधित जो है जानकारियाँ लेना चाहिए। अजय जी, आजकल हम देखते हैं कि हमारे बहुत से युवा साथी जो हैं खेतीबाड़ी के कामकाज से दूर होते जा रहे हैं, या ऐसा कहें कि वो खेतीबाड़ी का काम नहीं करना चाहते हैं। उन युवा साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे उम्मीद है कि मेरे नए युवा साथी जी खेती करना चाहते हैं जी और चाहेंगे और चाहना चाहिए, क्योंकि इसमें देश का भविष्य है। जी नए युवा जो है नए तरीक़े से वैज्ञानिक तरीक़ा से उत्पादन लें। जी तो मेरे नए जो युवा साथी हैं वो नए तरीक़े से उत्पादन लेना चाहते हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और धीरे धीरे अपने देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अपना खुद का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और नए वैज्ञानिक तरीक़े से खेती कर रहे हैं। जी। अजय जी, अंत में आप हमारे सभी किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, सभी किसान भाइयों को अपना पानी के बचाव के लिए अपने खेत में कुएं के पास चौक गड्ढा बनवाएं। जी गांव घर का पानी, रोड का पानी कहीं नाले में जाके बह जाता है, जी दूर चला जाता है, उससे जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। जी इसको रोकने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकि अपना स्तर पानी का अच्छा बना रहे। जी। तो इससे पानी की कमी कभी नहीं आएगी। अजय जी, आपने हमारे कार्यक्रम को समय दिया, हमसे बातचीत की, इसके लिए आकाशवाणी छिंदवाड़ा की ओर से और हम सभी किसान भाइयों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सभी किसान भाइयों के मेरी ओर से राम राम। श्रोताओं, मेहमान क्रम में अभी आप सुन रहे थे ग्राम जनिया कला विकासखंड छिंदवाड़ा के युवा किसान अजय उसरेटे जी से उनके खेतीबाड़ी के अनुभवों पर सौरभ पटेल की भेंटवार्ता। हाँ, और हिमा बहन, आज जैसे कि हमने जो आज की बात की हमारी, है ना, वो थी उर्वरकों की उपयोगिता पर। बिल्कुल। खेती में हमारे जो उर्वरक हैं उनकी उपयोगिता और महत्व के ऊपर हमने बात की, जिसमें हमने किसान भाइयों को बताया कि भाई रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर ना रहें और जो जैविक उर्वरक हैं हमारे, उनका उपयोग करते रहें। इसी तरह ये तो खेतीबाड़ी की बात हो गई। इसी से जुड़ी हुई हमारे जो पशुपालन है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात जो है किसान भाइयों से कर लें। जैसे गर्मियों में हमारे पशु जो हैं उनको हमें धूप से बचाना चाहिए, है ना। बिल्कुल। और उनको जो उनका स्वास्थ्य है उस पर भी ध्यान देना बिल्कुल। जरूरी है। और समय पर उनका टीकाकरण भी जरूरी है। हाँ, और हरे चारे की जो उपलब्धता है वो देना चाहिए उनको, और साफ स्वच्छ पानी उन्हें पिलाना चाहिए। तो ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और इन सभी क्रमों के साथ अब आज के लिए विदा। आप सभी को सौरभ भैया की और हेमा बहन की राम राम। जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।